नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में यह 20वां भाग है। हम पढ़ रहे थे भारत में भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विकास। कल हमने पढ़ा था संसाधन एवं पर्यावरण, जो आर्थिक एवं जो संसाधन भूगोल है उसमें जो भूगोल की शाखाएं जैसे कृषि भूगोल है और औद्योगिक भूगोल है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ। औद्योगिक भूगोल में हमने देखा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद में वो जो औद्योगिक विकास पर ज़्यादा बल दिया गया, तो उसी समय से यहाँ पर क्या है, औद्योगिक अध्ययन है वो ज़्यादा प्रारंभ हुआ, यानी औद्योगिक भूगोल के अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया गया। अब औद्योगिक में हम देखें तो जैसे वीएन सिन्हा की औद्योगिक भूगोल पुस्तक आई थी 1971 में। इसके अलावा जो कुछ अन्य जो विद्वान थे उन्होंने भी क्या है औद्योगिक भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया था। जैसे इंद्रपाल सिंह है, उन्होंने भौतिक भूगोल में अपना अध्ययन प्रस्तुत किया, अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया पीएचडी की उपाधि के लिए। इसके अतिरिक्त सिकंदर आलम ने भी सोन नदी की जो निचली घाटी है उसमें औद्योगिक व्यवस्थापन के बारे में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार क्या है, अलग अलग विद्वानों ने अपने शोध पत्रों में औद्योगिक भूगोल के विकास को बल दिया। अब तीसरा जो शाखा आती है वह है परिवहन भूगोल, जो कि आर्थिक एवं संसाधन भूगोल में आती है। परिवहन भूगोल, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। तो परिवहन भूगोल में हम देखें तो जैसे भारत में परिवहन भूगोल पर अध्ययन है वो अपेक्षाकृत कम हुए हैं। अन्य शाखाओं की तुलना में परिवहन भूगोल पर कम ध्यान दिया गया, क्योंकि परिवहन का विकास ज़्यादातर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हुआ था। इससे पहले क्या है, परिवहन का इतना ज़्यादा भारत में विकास नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं स्थल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, ये मुख्य प्रकार हैं। और विशेषतः भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सड़कों का विकास ज़्यादा हुआ, रेल मार्गों पर भी ध्यान दिया गया। रेल मार्ग हालांकि जो अंग्रेज़ों की देन थी एक प्रकार से, तो रेल मार्गों पर, सड़क मार्गों पर और वायु परिवहन के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। तो लगभग 1960 के आसपास का जो काल था उसमें परिवहन भूगोल के अध्ययन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। 1960 के काल में परिवहन भूगोल के ऊपर ध्यान भूगोलवेताओं का आकर्षित हुआ था। तो इस पर कुछ भूगोलवेताओं ने फिर अपने शोध प्रबंध है वो प्रस्तुत किए। 1960 के काल के बाद में इसके ऊपर शोध कार्य है वो प्रारंभ हुआ। तो इसी क्रम में 1962 में जो जगदीश सिंह थे उनके द्वारा बिहार के जो परिवहन व्यवस्था है उससे संबंधित एक शोध पत्र प्रस्तुत किया गया था। जगदीश सिंह के द्वारा, जगदीश सिंह ने बिहार के ऊपर, और विशेषतः इसमें बिहार का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था, दक्षिणी बिहार का इन्होंने क्या है एक प्रकार से भौगोलिक जो परिवहन भूगोल का अध्ययन या परिवहन का अध्ययन इन्होंने किया था। दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार में परिवहन व्यवस्था। तो दक्षिणी बिहार में परिवहन व्यवस्था पर इन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। इसके बाद में जो डीएन सिंह है उन्होंने 1969 में उत्तरी बिहार के ऊपर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। 1969 में डीएन सिंह ने यहाँ पर उत्तरी बिहार से संबंधित, यानी उत्तरी बिहार में परिवहन व्यवस्था से संबंधित अपना इन्होंने शोध प्रबंध है या शोध पत्र जो है अपना प्रस्तुत किया था। क्योंकि इसी काल से विशेषतः जो भारत में भौगोलिक अध्ययन जो परिवहन भूगोल के रूप शाखा का जो विकास हो रहा था। इसके अलावा 1967 में वीएल अग्रवाल ने 1967 में वीएल अग्रवाल ने अपना जो शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश की परिवहन तो इन्होंने मध्य प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पर अपना विशेष ध्यान दिया था, यानी मध्य प्रदेश में जो परिवहन व्यवस्था है उसके ऊपर इन्होंने अपना एक शोध पत्र है वो प्रस्तुत किया था। इसके अलावा एक अन्य भूगोलवेत्ता है जैसे आरबी सिंह है, उन्होंने क्या किया था, उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के ऊपर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। आरबी सिंह इन्होंने उत्तर प्रदेश की जो परिवहन व्यवस्था है उसके ऊपर अपना शोध पत्र है वो प्रस्तुत किया था। इस प्रकार हम देखते हैं भूगोल जो विशेषतः परिवहन भूगोल है उसके अध्ययन का जो प्रारंभ है वो लगभग कहाँ से हो रहा है, 1960 से हो रहा है। 1960 के बाद में जैसे जगदीश सिंह ने दक्षिणी बिहार में परिवहन व्यवस्था पर 1962 में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। इसके बाद जो बिहार से संबंधित 1969 में डीएन सिंह ने भी अपना उत्तरी बिहार से संबंधित जो परिवहन व्यवस्था है उसका उन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया। उसके बाद में 1967 उसी काल में 1967 में वीएल अग्रवाल ने मध्य प्रदेश से संबंधित जो परिवहन व्यवस्था है उसके बारे में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। इसके अलावा आरबी सिंह ने उत्तर प्रदेश की जो परिवहन व्यवस्था है उसके बारे में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार इन्होंने ये अपने शोध का विषय बनाया और इनसे इन्होंने क्या किया, इसके द्वारा इन्होंने जो पीएचडी की उपाधि थी वो इन्होंने प्राप्त की थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नाम परिवहन भूगोल में आता है, वह है प्रोफेसर मुनीस रजा। प्रोफेसर मुनीस रजा जो हैं उन्होंने 1986 में भारत की परिवहन व्यवस्था का वर्णन किया था, यानी परिवहन व्यवस्था से संबंधित इन्होंने शोध प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार ये जो विद्वान हैं इन्होंने भारतीय में जो परिवहन भूगोल है उनके विकास में अपना योगदान दिया था। तो 1986 में भारत के परिवहन भूगोल से संबंधित एक अध्ययन है वो 1986 में प्रोफेसर मुनीस रजा ने भी प्रस्तुत किया था, भारत की परिवहन व्यवस्था पर आधारित, यानी पहले क्षेत्रीय या प्रादेशिक परिवहन व्यवस्था के ऊपर आधारित शोध पत्र हैं वो प्रस्तुत किए गए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए। उसके बाद में प्रोफेसर मुनीस रजा ने 1986 में भारत में परिवहन की जो व्यवस्था है उसके ऊपर आधारित अपना जो शोध पत्र था वो प्रस्तुत किया था। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वह है मार्केटिंग ज्योग्राफी, यानी विपणन भूगोल जिसको हम कह सकते हैं। तो यह भी एक भूगोल की शाखा थी, ये भूगोल की एक नवीन शाखा थी, आर्थिक भूगोल से संबंधित एक नवीन शाखा थी जिसमें मार्केटिंग ज्योग्राफी या विपणन भूगोल यानी विपणन का इसमें वर्णन किया गया था। विशेषतः मार्केट पैलेस जो हैं उनके बारे में इनके इसमें वर्णन किया गया था। विपणन भूगोल, तो विपणन भूगोल में इन्होंने क्या किया था, यानी ये चौथी शाखा हम पढ़ रहे हैं विपणन भूगोल या मार्केटिंग ज्योग्राफी। तो विपणन भूगोल में लगभग यहाँ से शुरू होता है, ये 1941 के आसपास का जो समय था उसमें ये प्रारंभ हुआ था विपणन भूगोल 1941। और सबसे पहले इसका श्रेय जाता है CD देशपांडे। तो यहाँ से क्या है प्रारंभ हुआ था, और जो CD देशपांडे हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान इसमें माना जाता है, यानी यह एक भूगोल की नवीन शाखा के रूप में प्रस्तुत हुई थी। और CD देशपांडे ने इसमें कुछ जो विशेषतः महाराष्ट्र का, यानी हम बात करें तो बम्बई या मुंबई हम कह सकते हैं, इसमें मुंबई और कर्नाटक के विपणन केंद्रों का वर्णन प्रस्तुत किया, यानी मुंबई और कर्नाटक
के जो विपणन केंद्र हैं यानी मुख्य व्यापारिक केंद्र हैं उनके बारे में इन्होंने क्या है अपने विवरण प्रस्तुत किए थे सी डी देशपांडे ने 1941 में। इसी क्रम में 1957 में जो ए बी मुखर्जी थे उन्होंने जो मोदी नगर है उसके द्विसाप्ताहिक बाजारों का वर्णन किया था ए बी मुखर्जी ने। 1947 में ए बी मुखर्जी इन्होंने मोदी नगर के द्विसाप्ताहिक बाजारों का अध्ययन प्रस्तुत किया था। तो हम देखें विपणन भूगोल की विषय वस्तु क्या थी, बाजार के ऊपर ये बेस थी, यानी बाजार का वर्णन करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसी क्रम में सी डी देशपांडे ने मुंबई कर्नाटक के विपणन केंद्रों का वर्णन प्रस्तुत किया था। इसके अलावा ए बी मुखर्जी ने जो मोदी नगर है उसके द्विसाप्ताहिक जो बाजार थे उनका वर्णन प्रस्तुत किया था। इसके अलावा एम एस विश्वनाथन के द्वारा 1972 में ग्रामीण एवं नगरीय जो विपणन केंद्र हैं उनके ऊपर इन्होंने वर्णन किया था 1972 में। विश्वनाथन ग्रामीण एवं नगरीय विपणन केंद्रों का तो जो विश्वनाथन है उन्होंने 1972 में ग्रामीण एवं नगरीय विपणन केंद्र हैं उनके बारे में अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था। अब इन्होंने विशेषतः जो ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देने वाली ये प्रथम विद्वान माने जा सकते हैं जिन्होंने क्या ग्रामीण विद्वान जो ग्रामीण क्षेत्र था उसके बाजार के बारे में इन्होंने या वहाँ के जो विपणन केंद्र हैं उनके बारे में अपनी जानकारियाँ या अपनी अध्ययन है वो प्रस्तुत किया था। इसके अलावा आर एस दीक्षित ने अपना शोध प्रबंध इसी संबंध में 1981 में आर एस दीक्षित के द्वारा भी आर एस दीक्षित 1986 में इन्होंने क्या है अपना विपणन केंद्रों से संबंधित अपना अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया था। अपना शोध पत्र है वो इन्होंने प्रस्तुत किया था 1981 में इन्होंने प्रस्तुत किया था, 86 में नहीं। 1981 में आर एस दीक्षित ने अपना विपणन केंद्रों से संबंधित जो शोध प्रबंध था उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके अलावा विपणन भूगोल में इन्होंने जो भारत में ये जो इनका आर एस दीक्षित का जो विपणन केंद्रों से संबंधित शोध पत्र था इन्होंने क्या किया था कि इस समय तक जितने भी भारत में विपणन केंद्रों से संबंधित शोध पत्र या जितनी भी जो जानकारियाँ या शोध पत्र जितने प्रकाशित हुए थे उनके बारे में इन्होंने क्या है एक समीक्षा प्रस्तुत की थी। ये एक प्रकार की समीक्षा थी भी भारत में किस प्रकार से विपणन केंद्रों का अध्ययन या विपणन भूगोल का विकास हुआ है। इसके अलावा जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के से संबंधित थे जिनका नाम था यानी ये विभागाध्यक्ष थे एक प्रकार से जो कि प्रोफेसर वी के श्रीवास्तव जिनका नाम था। प्रोफेसर वी के श्रीवास्तव जो थे उन्होंने जो अपने ये थे गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रोफेसर वी के श्रीवास्तव। तो वी के श्रीवास्तव जो थे उन्होंने भी क्या है जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष भी रहे थे। इन्होंने भी एक जो लगभग 1990-92 का जो 92 के आसपास उन्होंने एक संघ की स्थापना इन्होंने की थी, यानी एक एसोसिएशन इन्होंने बनाई थी जिसका एक परिषद इन्होंने बनाई थी जिसका नाम था एसोसिएशन ऑफ मार्केटिंग जियोग्राफर, एसोसिएशन ऑफ मार्केटिंग जियोग्राफर यानी विपणन भूगोल परिषद, विपणन भूगोल परिषद। तो इसकी स्थापना की थी
प्रोफेसर वी.के. श्रीवास्तव ने, और ये 20वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक था इसमें इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने फिर एक मार्केट यानी बाजार अध्ययन या मार्केट स्टडीज़ के नाम से इन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ किया था। बाजारों का अध्ययन। तो इन्होंने बाजारों का अध्ययन, या हम इसको कह सकते हैं मार्केट स्टडीज़ नाम से इन्होंने एक जो पत्रिका थी, जो कि विपणन भूगोल परिषद थी, उसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी। मार्केट स्टडीज़। तो मार्केट स्टडीज़ के नाम से इन्होंने क्या है, एक पत्रिका प्रकाशित की थी। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे वी.के. श्रीवास्तव, इन्होंने एसोसिएशन ऑफ मार्केटिंग ज्योग्राफर्स यानी इन्होंने एक विपणन भूगोल परिषद की इन्होंने स्थापना की थी, और इसमें मार्केट स्टडीज़ के नाम से इन्होंने एक पत्रिका भी प्रारंभ की थी, जिसमें क्या है, विपणन भूगोल के विकास को नवीन दिशा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण सहयोग इसमें मिला, क्योंकि इसमें नई नई जानकारियाँ विपणन भूगोल से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित जो पत्रिका है उसमें छापी जाती थी। इसी से क्या है, जो विपणन भूगोल है उसको एक नई दिशा प्राप्त हुई। तो इस प्रकार विपणन भूगोल के योगदान में हमने देखा कि कुछ जैसे प्रोफेसर वी.के. श्रीवास्तव हैं, इसके अलावा M.S. स्वामीनाथन है, या C.D. देशपांडे हैं, या मुखर्जी हैं, इनका विशेष योगदान विपणन भूगोल के विकास में रहा था। ये भूगोल की एक नवीन शाखा भारत में विकसित हुई थी। तो हमने देखा विपणन भूगोल। अब अगली शाखा के बारे में हम देखते हैं। अगली जो शाखा है वह है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल यानी रिसोर्स ज्योग्राफी। अब इसके अंदर क्या है, मृदा है, जल है, वनस्पति है, जो भी चीज़ें यानी संसाधनों में मृदा, जल, वनस्पति, पेड़ पौधे, जितनी भी चीज़ें संसाधनों में सम्मिलित होती हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनके बारे में संसाधन भूगोल में अध्ययन किया जाता है। रिसोर्स भूगोल में इन्हीं के बारे में पढ़ा जाता है। यानी विशेषतः प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करना, उनके भंडारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके क्षेत्रीय भंडार जो है यानी क्षेत्रीय उनका वितरण जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना संसाधन भूगोल का मुख्य विषय है। यानी किसी क्षेत्र विशेष की मृदा है, वनस्पति है, वहाँ के खनिज संसाधन है, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनका भंडार, संचित भंडार कितना है और किस प्रकार उनका उपयोग यानी दोहन किस प्रकार से उनका हो रहा है और कितने समय तक वो दोहन योग्य हैं, यानी भंडार कितनी मात्रा में है, और क्षेत्र विशेष में उनका वितरण या स्थानिक वितरण उनका किस प्रकार का है। इन चीज़ों का अध्ययन क्या है, संसाधन भूगोल में किया जाता है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो आता है मोहम्मद शफी का। यानी ये जो संसाधन भूगोल है इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है मोहम्मद शफी का, और इन्होंने क्या है एक अध्ययन भी प्रस्तुत किया था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वन, यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वन 1950 में इनके द्वारा ये एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया था जिसने संसाधन भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा जो S.L. कायस्थ हैं जो कि वाराणसी विश्वविद्यालय से संबंधित थे, S.L. कायस्थ ये थे वाराणसी से, तो वाराणसी विश्वविद्यालय से ये संबंधित थे। इनका भी संसाधन भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी संसाधन भूगोल में इनने अपना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। अब इन्होंने क्या है मृदा संसाधन, जल संसाधन, इसके अलावा जो मृदा संसाधन के साथ में इन्होंने कृषि एवं उसके
प्रारूपों के विकास के बारे में या कृषि का जो प्रारूप हैं उनको किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, उनका अच्छी तरह से विकास किस प्रकार किया जा सकता है। जल संसाधन है, जनसंख्या एवं खाद्य संसाधन है, यानी इन्होंने विशेषतः जो ध्यान दिया वो था मृदा संसाधन, जल संसाधन, जनसंख्या एवं खाद्य संसाधन, वन संसाधन और खनिज संसाधन। तो एसएल कायस्थ जो है उन्होंने मृदा संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, जनसंख्या एवं खाद्य संसाधन आदि जो है, इसके अलावा विश्व में जो जल के संसाधन है उनके बारे में और भारत में जो संसाधन है उनके मूल्यांकन से संबंधित इन्होंने अपने शोध हैं वो प्रस्तुत किए थे। भारत के संसाधनों का मूल्यांकन, और इसके साथ इन्होंने विश्व के जो जल संसाधन है और भारत के जो जल संसाधन है उनके बारे में भी अपना शोध प्रबंध है वो प्रस्तुत किया था। इन्हीं पर इन्होंने क्या है सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। इसके अलावा संसाधन भूगोल में इनका इस प्रकार क्या है एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके अलावा एरमेस ने 1984 में अपना एक ग्रंथ संपादित किया था, रिसोर्स ऑफ इंडिया। तो मोहम्मद शफी और एसएल कायस्थ हैं जिनका प्राथमिक योगदान सबसे ज़्यादा संसाधन भूगोल में रहा है। इसके अलावा अगले जो विद्वान आते हैं, एरमेस जो 1984 में इन्होंने अपना एक जो शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था, यानी उन्होंने एक ग्रंथ जो प्रस्तुत किया था जो था संसाधन भूगोल पर आधारित, रिसोर्स ज्योग्राफी के नाम से इन्होंने अपना एक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। उसमें यानी भारतीय जो भूगोलवेता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ज्योग्राफर्स, यानी इन्होंने रिसोर्स ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ज्योग्राफर्स यानी संसाधन भूगोल और भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान इन्होंने एक ग्रंथ प्रकाशित किया था। संसाधन भूगोल भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान, यानी संसाधन भूगोल में भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान नाम से इन्होंने एक ग्रंथ प्रकाशित किया था जिनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था। और इसके बाद क्या हुआ कि जैसे पीएचडी और एमफिल के जो छात्र होते हैं यानी शोध करने वाले जो छात्र हैं उन्होंने इस विषय में महत्वपूर्ण रुचि दिखाई। इन्होंने 1984 तक संसाधन भूगोल में भारतीय भूगोलवेताओं का क्या योगदान रहा है संसाधन भूगोल को विकसित करने में, और उन्होंने कौन कौन से जो संसाधन भूगोल के विषय हैं, कौन कौन से विषय क्षेत्र जो संसाधन भूगोल के हैं जिनको उन्होंने छुआ है, यानी जिनके ऊपर उन्होंने वर्णन किया है, ये सारी जानकारियाँ इन्होंने अपने शोध ग्रंथ में प्रकाशित की थी। तो इसके बाद क्या है, जो शोध का विषय है उसकी परिधि बढ़ी एक प्रकार से, यानी संसाधन भूगोल में जो शोध का विषय था वो विस्तृत हो गया और विभिन्न जो विश्वविद्यालय थे उनके छात्रों ने पीएचडी और एमफिल में अपने जो शोध का विषय होता है उसमें संसाधन भूगोल को अपना महत्वपूर्ण विषय बनाया। तो इस प्रकार हमने आज परिवहन भूगोल और इसके अतिरिक्त हमने जो संसाधन भूगोल है, परिवहन भूगोल है और जो विपणन भूगोल है जो कि भूगोल की एक नवीन शाखा थी उसके बारे में हमने पढ़ा, यानी परिवहन भूगोल, विपणन भूगोल और संसाधन भूगोल, ये इनका विकास भारत में किस प्रकार से हुआ इनके बारे में हमने पढ़ा। अलग अलग विद्वानों का जिनमें योगदान रहा, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हैं जैसे वीके श्रीवास्तव हैं, सीडी देशपांडे हैं, बीएन मुखर्जी हैं, इसके अलावा मुनीश रजा हैं जिन्होंने इन भूगोल की शाखाओं को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे हम अधिवास भूगोल और जो अन्य भूगोल की इसमें शाखाएं रह जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।